गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स का नया लेक्चर कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो। देखो बच्चों, जो 11th क्लास में आपने ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ प्रोटेक्शन, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। जस्ट ऐसा ही एक टॉपिक है कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो आपने 11th क्लास में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा हुआ था। वैसे ही सेम टॉपिक है हमारा क्या, कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, कैसा टॉपिक है, क्या टॉपिक है, अच्छा से ध्यान देना। 11th क्लास में अगर आप मेरे से पढ़े होते तो मैंने आपको कहा हुआ था कि ग्रेविटेशनल चैप्टर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहेगा 11th का फिजिक्स का, जो 12th में आपको बहुत काम आने वाला है। ये कहा था मैंने। सेम ये टॉपिक इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है क्या हो गया अपना, देखा जाए तो ग्रेविटेशनल इनवर्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेम मैच करेगा। कैसे अभी देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं ना। चालू करते हैं टॉपिक को, पूरा फील लेना बच्चों टॉपिक का ना। चलो एक बार और फिर से बोल रहा हूं मैं, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम 11th क्लास फिजिक्स, 12th क्लास में आ जाएगा कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इंग्लिश में बोले तो ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ याद करो अच्छे से। थोड़ा सा जिसको ग्रेविटेशनल चैप्टर अच्छा से पढ़ा होगा उसको लॉ ये याद होगा ना। ठीक, अच्छा हाँ, टॉपिक आ गया, 2 मिनट ना, इसको सेट कर लेते हैं पहले। ब्लैक ही रहेगा। सेकंड में चालू करते हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है। टॉपिक लिख लेता हूं मैं। टॉपिक रहेगा हमारा साइड। हिंदी में बोलते हैं इसको कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का ठीक, क्या बात है। चलो 11th क्लास में अभी पूछते हैं 11th लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल चैप्टर। ठीक, जब मैं 11th क्लास में था, 11th क्लास का जब टॉपिक चल रहा था हमारा ना, 2 मिनट ना, इलेवंथ क्लास में एक टॉपिक हो रहा था, चैप्टर है ग्रेविटेशनल। एक टॉपिक हुआ करता था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। थोड़ा सा याद करो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये टॉपिक कुछ ऐसा बोलता था, ये किनके लिए, 2 डिफरेंट मासेस के लिए होता था, याद है? M1 M2
ऐसा कुछ लिखते थे, F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई में डिस्टेंस इनका क्या है R है, तो क्या लिखते थे सर R का स्क्वायर। याद करो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के हिसाब से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल को अगर फॉलो करें तो वो टॉपिक कोई डिफरेंट मासेस के लिए बोलता था। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है M1, एक का मास है M2, इनके लिए क्या अप्लाई होता था भैया, ग्रेविटेशनल का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का टॉपिक है, ग्रेविटेशनल चैप्टर का ये टॉपिक अप्लाई, जो बताता था इनके बीच में लगने वाला बल, फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मासेस, वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो रिपल्सन भी हो सकता है, वो आकर्षण भी हो सकता था, वो प्रतिकर्षण भी हो सकता था, ये बताता था। सेम इसी टॉपिक को अगर दिमाग लगा के देखा जाए तो हमारा कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ ये आ गया है 12, ये बताता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स है ना, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, आवेशों के बीच लगने वाला बल बताता है। समझ में बात क्या बोला मैं? 11th क्लास का ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दो अलग अलग द्रव्यमानों के, दो अलग अलग मासेस के बीच लगने वाला बल डिफाइन करता है। दो अलग अलग, अगर मेरे पास डिफरेंट मासेस के दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से पता चला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन 12th क्लास में अगर दो डिफरेंट चार्जेस हैं, चार्जेस के बीच अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन, उनको बताने के लिए हमारा कौन आया है, कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसके लिए भी कुछ बातें हैं, कुछ कंडीशन है सब, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो, जब कूलॉम सर इस टॉपिक को डिफाइन कर रहे थे, बोल रहे थे कि दो अलग अलग चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स बिटवीन एक्ट ऑन टू डिफरेंट चार्जेस और सेम चार्जेस। तो एक बात तो हमको ये पता है कि अगर मैं बोलूँ कि लाइक चार्जेस मतलब समझ रहे हैं आप, लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्ज, हिंदी में इसको सजातीय आवेश बोलते हैं, सजातीय आवेश। अगर एक जैसे चार्जेस रहेंगे तो हमको पता है एक जैसे चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या होगा, जाहिर सी बात है यहाँ रिपल्शन होगा। रिपल्शन मतलब इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। अनलाइक चार्जेस विजातीय आवेश, पॉजिटिव नेगेटिव, पक्का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। ये बात तो हमको पता है क्या, ये बात अपने दिमाग से हम थोड़ा सोच के रख सकते हैं कि एक जैसे चार्जेस अट्रैक्शन शो करते हैं और अपोजिट चार्जेस, विपरीत आवेश क्या शो करते हैं, आकर्षण, अट्रैक्शन शो करते हैं। ये बात हम अच्छा समझते हैं। चलो, इसी में कूलॉम्स लॉ ने, जो कूलॉम सर थे उन्होंने दिमाग लगा और एक टॉर्जन थ्योरी, एक थ्योरी हुआ, टॉर्जन अट्रैक्शन या फिर टॉर्जन कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं ना। एक तरीके से आपको एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपने कोई कपड़ा गीला किया हुआ, एक कपड़ा है जिसको गीला करके लाके सुखाना है, तो पहले उसको निचोड़ते हैं, ऐसा निचोड़ के उसको थोड़ा सा अगर मैं छोड़ूंगा तो वो अपने आप एक जगह पे आके स्टेबल हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है क्या बात बोल रहा हूँ मैं? एक गीला कपड़ा है मेरे पास, मैंने उसको ऐसा पूरा निचोड़, हिंदी में टॉर्जन को ऐठन बोल सकते हैं ना, ऐठन पकड़ना बोल सकते हैं। जस्ट क्या किया, टॉर्जन डाया और जैसे ही छोड़ूंगा मैं तो एक जगह पे आके टॉर्जन तो अप्लाई रहेगा, लेकिन एक जगह पे आके अपने आप को बैलेंस करेंगे। क्या सेम थ्योरी को कौन अप्लाई करके लेके चलेंगे, कूलॉम्स अप्लाई करके लेके चलेंगे।
कुलॉम्स ने कहा कि अगर दो डिफरेंट चार्जेस हो या फिर एक जैसे चार्ज, मतलब चार्जेस को आपस में पास में लेके आया, वो टोर्जन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। वो अपने डिस्टेंस के हिसाब से क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और एक फोर्स शो करेंगे, या तो अट्रैक्शन शो करेंगे या तो रिपल्सन शो करेंगे। समझ में बात? एक बार और समझते हैं ना वापस। गीला कपड़ा को मैंने क्या किया, ऐसा निचोड़ा, टोर्जन अप्लाई किया। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो टोर्जन रहेगा भी, लेकिन वो अपने जगह पे आकर ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। क्या टोर्जन भी अप्लाई रहेगा? समझ में आ रहा बात? तो अगर मुझे ये वैल्यू पता चल जाए कि मैं जो टोर्जन अप्लाई कर रहा हूँ कितना कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता चले जाएगा ना कि फोर्स कितना लग रहा है। सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेगा। कैसे करेगा देखते हैं, कंफ्यूज मत हो, अच्छे से दिमाग लगा। देखो, लेकिन एक कंडीशन दे दिया कि वो चार्जेस को लेके आएंगे तो कैसे चार्जेस लाएंगे, यूनिट चार्जेस, एकांक आवेश। ये अब दिक्कत हो गया। बोल रहे हो एक नया टॉपिक आ गया, यूनिट चार्ज, एकांक आवेश क्या चीज है, इसको भी समझता है ना। तो यूनिट चार्ज वो चार्ज होता है, एकांक आवेश वह आवेश होता है जिसमें डायमेंशन ना के बराबर, नेग्लेक्ट कर देते। स्पेलिंग में ध्यान नहीं देना होता ना, सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है डायमेंशन मतलब इनका क्या होना चाहिए, डायमेंशन। हिंदी में इसको डायमेंशन को बोलना चाहिए, इसका शायद विमाएं, इनकी विमाएं। 11th पढ़ा होगा विमा, डायमेंशन, इनकी विमा मतलब जितना ये साइज में होता है वो छोटा रहता है, एकदम छोटा, ना के बराबर, जिनको काउंट नहीं करा जाए डिस्टेंस के हिसाब से। अच्छा एग्जाम्पल फिर देता हूँ मैं। जैसे ये एक मेरे पास एक चार्ज, चलो मान लो पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या है नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस में बोल रहा हूँ 15 मीटर है। ठीक, देखा जाए तो इनका जो छोटा सा वो होगा डिस्टेंस, जैसे ये चार्ज को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ ना, ये चार्ज में जूम करके देखा तो ऐसा लग रहा है मेरे को इनका कुछ सेंटर से ये डिस्टेंस भी होगा क्या, लेकिन इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस के सामने नेगलेक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा बात? तो इस दोनों चार्जेस को कौन सा चार्ज बोलेंगे, पॉइंट चार्ज, यूनिट चार्ज। पॉइंट चार्ज, यूनिट चार्ज, बिंदु आवेश, एकांक आवेश, इसी का नाम। ठीक, तो पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज होता है, यूनिट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसका क्या भैया, डायमेंशन नेग्लेबल होता है, नेग्लेक्ट कर पॉइंट चार्ज। चलो ठीक है, याद करते हैं 11 का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। उस नियम के हिसाब से, उस लॉ के हिसाब से, अगर दो डिफरेंट मासेस, एक का मास है m1, एक का मास है m2, अपने दिमाग में इसका डायग्राम बनाओ, एक का मास है m1, एक का मास है m2, एक डिस्टेंस में रख रहा हूं मैं r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पर रख रहा है ना, एक का मास m1, एक का मास m2, स्मॉल डिस्टेंस r में रखे हैं। तो इनके बीच जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, इनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा वो F इज प्रोपोर्शनल टू, मैं लिखूंगा उनके अलग अलग मासेस के मल्टीप्लिकेशन होगा, m1 इंटू m2, बाई में इनवर्स स्क्वायर होगा, बाई में क्या होगा, वर्ग, उनके दूरी का वर्ग, इनवर्स स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस r स्क्वायर। ऐसा कुछ होता था, याद है? मैं साइड मान लेता हूँ ना, एक मास है m1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेते थे, क्या थे, m2। ठीक, ये r डिस्टेंस बोलते थे, और फोर्स जो एक्ट होगा इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड m1 इंटू m2 बाई में r इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स मतलब उल्टा, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। f इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 आता था। फिर इस प्रोपोर्शनल को हटा के ग्रेविटेशनल कैपिटल G m1 m2 बाई में r स्क्वायर लिखते थे। याद आ रही बात? अब इधर से कंडीशन ये दे दिया कि डायमेंशन नेग्लेबल होंगे, यूनिट चार्ज होंगे छोटे छोटे। इसका एग्जांपल भी बताऊंगा मैं, बहुत अच्छा से पढ़ेंगे।
छोटे छोटे दो चार्जेस होंगे। तो एक चार्ज देयर मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड Q1, यहाँ से एक डिस्टेंस में क्या है Q2। मैग्नीट्यूड मतलब इनका वैल्यू, और ये पॉइंट चार्ज, यूनिट चार्ज, इसलिए हमें ये छोटा सा डिस्टेंस को काउंट नहीं करना। अगर मैं डिस्टेंस r ले लिया तो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट बिटवीन टू यूनिट चार्जेस, कूलॉम इनवर्स का लॉ में आ गया, फोर्स एक्ट बिटवीन टू यूनिट चार्जेस F is directly proportional to multiplication of their charges Q1 into Q2 and inverse proportional of root of their distance। इनवर्स मतलब उल्टा हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस इतना r और उसका क्या हो जाएगा, सेम है। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई में r²। तो ये टॉपिक बोलता है हमारा क्या, कौन सा, इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स लॉ, कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये बोलता है कूलॉम इनवर्स स्क्वायर। समझ में हमारा थोड़ा सा लग रहा होगा क्या फालतू चीज़ है, लेकिन एग्जाम्पल जरूरी है भैया। एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर दो चार्जेस है Q1 Q2, उनमें फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, ये सब। चलो इधर देखना, एग्जाम्पल देखना, फिर एक बार मैं टॉपिक को बता दूंगा और अच्छा से। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले मैं लॉ को लिख देता हूँ। देखो, दी फोर्स एक्ट बिटवीन टू, लाइक एंड अनलाइक चल जाएगा, लाइक अनलाइक जो भी चल, अगर लाइक रहेगा तो रिपल्शन और अनलाइक रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, द फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस लाइक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। The force act between two charges like attraction and repulsion are inverse direct proportional of multiplication of their and inverse proportional of square of their distance। इसको हम लिखेंगे द फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस। तो फोर्स जो दो चार्जेस में एक्ट करेगा, लाइक अट्रैक्शन रिपल्शन, वो हो सकता है अट्रैक्शन हो रिपल्शन हो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर चार्जेस F1 Q1 into Q2। एंड क्या बात बोला है, एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल, F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। डिस्टेंस में आर ले रहता है, ये दोनों को इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, दोनों को अगर मैं एक साथ लिखूँ तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई में होगा। F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का मार्क अगर मैं हटाऊं, इसका प्रोपोर्शनल का, तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैं K लिखूंगा, K इंटू Q1 Q2 बाई में क्या हो जाएगा, फिर हिंदी में समझते हैं ना, हिंदी में जरूरी है। तो इसका हो गया कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के हिसाब से। अब समझ लो आप लोग सकते ना, अगर दो अलग अलग आवेश रखे गए हैं, दो डिफरेंट चार्जेस हैं, दो अलग अलग आवेश, हो सकता है वो एक जैसे आवेश भी हो या फिर विपरीत आवेश, एक दूरी r पे रखे गए हैं, तो उनके बीच जो बल लगेगा
वो उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के वृत्त का अनुपाती हो। मेरी बात को ध्यान से रिकैप कर करके वीडियो को देखो। आवेशों के बीच लगने वाला बल, आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके अलग अलग आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के वृत्त का अनुपाती होता है। हिंदी में लिख नहीं रहा हूँ ना, थोड़ा सा आप लोग रिकैप करके देखेंगे ना। चलो, ये तो समझ आ गया दोस्तों कि हमको टॉपिक मिल गई है। F is proportional to Q1 Q2 by में R स्क्वायर, तो F इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, नियतांक आ गया Q1 Q2 R स्क्वायर। सर थोड़ा सा एग्जाम्पल बताओ कि ये कैसा हो रहा है। एग्जाम्पल देता, अच्छा एग्जाम्पल एक आता है। मैं बात करता हूँ फोटोन का। फोटोन मतलब चार्ज के पार्टिकल। थोड़ा सा छोड़ना उसको दिमाग से, क्या होता है बचता रखना कि चार्ज का पार्टिकल होता है फोटोन। बाद में पता चलेगा फोटोन मेनली है अट्रैक्शन रिपल्शन देखते हैं। देखो हमको ये तो दिख जाता है, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास लाऊं तो ये अट्रैक्शन होगा, ठीक। पॉजिटिव को रखूं तो क्या होगा, रिपल्सन। ये हम समझते हैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, ये हम समझते हैं क्योंकि ऑन द सेंस हम दिमाग लगा सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपल करेगा, ठीक। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस से समझ नहीं आता ना, इनको तोड़ता हूँ। F इज प्रोपोर्शनल टू हम बोलते हैं Q1 Q2, F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं R स्क्वायर। फिर दोनों को मिला देते हैं चलो, इसी को मैं समझाने की कोशिश, देखो दोनों को मिला देते हैं। अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, कितना ज़्यादा फोर्स लगेगा वो क्या के ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्या अट्रैक्शन कम होगा। पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, डिस्टेंस क्या है कम। थोड़ा सा देखा जाए डिस्टेंस कम होगा, फोर्स ज़्यादा है। डिस्टेंस कम होगा, फोर्स क्या होगा ज़्यादा। इनवर्स प्रोपोर्शनल का रूल बोल, समझ में आ बात क्या बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है दिमाग में। और एक अच्छे एग्जांपल पकड़ता हूँ। जैसे मेरे पास एक टॉर्च है, चलो ये टॉर्च है ना, टॉर्च से क्या निकल रहा है, लाइट को मैं व्हाइट कलर होगा, ये लाइट कर रही है। अच्छा समझना है टॉपिक को ना। ऐसा कुछ लाइट फ्लैटरिंग हो रहा है, ये फैल रहा है पूरा, स्कैटरिंग बोलते हैं, स्कैटरिंग का उसमें बात में देखिए, ऐसा फैल जा रहा है ना, दिमाग लगाता है। जब मैं पास में ये पास आके देखा, ऐसा कुछ ऐसा नजर आ रहा था क्या मेरे, ये पूरा यहाँ तक है, मैं थोड़ा सा पास में स्कैटरिंग कम था, फैलाव कम था, ज़्यादा फैला नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल जा रहे हैं लाइट के, जो छोटे छोटे कण पार्टिकल है लाइट के, वो फोटोन है। अभी भी बोला, फोटोन को आप एक तरीके से चार्ज समझना, उसमें एक एनर्जी एक चार्ज है। तो अगर यहाँ पर चार्ज होगा, ऐसा बना देता हूँ थोड़ा समझने के लिए, छोटा छोटा दो पार्टिकल, ऐसा दो पार्टिकल यहाँ पर, जस्ट वो पार्टिकल को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जस्ट वो पार्टिकल कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। देखो सोर्स से इसका डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, चलो 1 मीटर। सोर्स से इसका डिस्टेंस हो जा रहा है 2 मीटर, और सोर्स से लास्ट वाला का डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, 3 मीटर। थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे तो अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, चार्जेस दूर हो गए, और डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, चार्जेस और दूर हो रहे हैं, क्या, और डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, चार्जेस क्या हो रहे हैं, और फैल रहे हैं, क्या स्कैटर हो रहे हैं, क्या समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखा जाए तो अगर मेरे पास एक टॉर्च है, तो टॉर्च को अगर मैं चालू करूँ तो स्कैटरिंग इफेक्ट क्यों दिखता है, इस प्रॉपर्टी के चक्कर में दिखता है।
क्योंकि क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम होना है। फोर्स कम होने के लिए चार्जेस को दूर होना जरूरी है। क्या समझ में आ रहा है बात? अभी बता रहे थे, इधर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज दूर है, फोर्स क्या है, कम है। पॉजिटिव नेगेटिव पास में है, फोर्स क्या है, ज़्यादा है। तो अगर यहाँ देखा जाए, डिस्टेंस को मैं अगर बढ़ाऊं, डिस्टेंस क्या करूं, बढ़ाऊं, तो चार्जेस का फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए ये कैसे हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तभी कौन सा इफेक्ट दिख रहा है, स्कैटरिंग। तभी टॉर्च का लाइट हमको फैलता हुआ क्या हो रहा है, नजर आ रहा है। अच्छा एग्जाम्पल है। डिस्टेंस के साथ साथ क्या होता है, हमेशा फोर्स कम होता है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिस्टेंस बढ़ रहा है, फोर्स क्या हो गए, डिक्रीज। समझ में आ बात? तो अगर छोटा सा फंडा अपने दिमाग में लगा जाए, तो 11th क्लास हमको ग्रेविटेशनल के बारे में बताया। वो दो क्या मासेस के लिए था, M1 M2, जिनका एक मास है। लेकिन हमारा ये जो टॉपिक चालू होगा 12th में, ये चार्जेस का टॉपिक है। और ये बात तो आपको याद ही रखना है कि अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, स्टैटिकी, जहाँ चार्जेस स्टेबल है, मूव नहीं कर रहे, स्टेबल चार्ज पढ़ना है। ठीक है, इस चक्कर में हम नहीं सकते। फिलहाल टॉपिक क्या बोलता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ ये बोलता है कि अगर दो चार्जेस हैं, हो सकते हैं वो लाइक चार्ज हो, अनलाइक, एक जैसे चार्ज हो या अलग अलग चार्ज हो, उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कौन डिफाइन करेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। जैसे प्रोपोर्शनल का मार्क हटा तो वहां से कांस्टेंट क्या आया है, K आया। इस कांस्टेंट के अलग अलग वैल्यू है। इस कांस्टेंट K का वैल्यू अगर हम किस यूनिट पे देखें, SI यूनिट पर देखें, SI यूनिट पर, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आराम से देखना, पूरा वैल्यू करके क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट नया चीज आ गया, ये मैं बताऊंगा, इसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। आगे बताऊंगा, आगे है, अभी नहीं, टॉपिक बहुत लंबा चलेगा। ऐसा यूनिट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹ यूनिट कांस्टेंट है तो वैल्यू तो हो गई। वैसे K का CGS यूनिट है, CGS यूनिट K का कितना होता है, 1 होता है। यार कभी कभी टॉपिक आता है। ठीक, तो देखा जाए तो 11th क्लास का ग्रेविटेशनल मासेस के लिए, 12th क्लास का कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ चार्जेस के लिए कंडीशन ये है कि वो केवल यूनिट चार्जेस होंगे। एक उनका सर्टेन डिस्टेंस होगा। द फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेस have a like charge and unlike charges, attraction or repulsion is depend, F is proportional to Q1 Q2 by में R square। when proportional को हटाया, F is equal to K Q1 Q2 by R square। हिंदी में फिर अच्छा से एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाए तो हम सोचेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के वैल्यू के, उन आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो। अच्छा से इस टॉपिक को दिमाग में बैठाना मुझे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। SI में इसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। CGS में इसका यूनिट कितना होता है, 1 होता है। परमिटिविटी क्या है, सब लाइन टू लाइन अपलोडेड रहेगा। फिर से रिकैप करके वीडियो को अच्छा से देखना, बार बार सुनना, ताकि लाइन से दिमाग में बैठे। ठीक, चलो बच्चों रखते हैं यहाँ का टॉपिक है ना।